खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं शिवम चौधरी आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एडु कृष्णा डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी जो ओरिजिनल पेपर की श्रृंखला चल रही थी उसमें एक और ओरिजिनल पेपर लेकर हम आ गए हैं। जो पेपर है किसका? जबलपुर भर्ती का ये पेपर है। और ये पेपर है ट्रेडमैन का। किसका? ये ट्रेडमैन का पेपर है। जीडी और ट्रेडमैन का सेम सिलेबस होता है, सेम ही पैटर्न होता है। तो जीडी और ट्रेडमैन वाले जो पेपर होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो ये लगा था 1 नवंबर 2020 का ये पेपर है। और क्योंकि जीडी और ट्रेडमैन का सिलेबस है, पैटर्न है, वो सेम होता है। पेपर तो अलग अलग आता है लेकिन सिलेबस है वो सेम होता है। तो आज के इस पेपर का हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और इन ओरिजिनल पेपरों की आपको यदि पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ के लिए आप एडु कृष्णा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या हमारे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हो या कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपको क्या एडु कृष्णा ऐप का लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से विजिट कर सकते हो। आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग चारों पार्ट का 50 के 50 क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ये पेपर एकदम नॉर्मल सा है। आपके यदि इसमें मैं कह देता हूं 42+ क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? चंद्रमा पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कि चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व की बात कर रहा है तो आप सबको पता है कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगर क्वेश्चन पूछ ले अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो वो था यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री था। यह आपको ध्यान रखना है। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो आप सबको पता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। यह भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? पेस मेकर से संबंधित है। यानी जो पेस मेकर है ये किससे संबंधित है? तो पेस मेकर हृदय की जो गति है उसको नियंत्रित करने का एक यंत्र होता है। क्या होता है? हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला उपकरण होता है। तो आप देखो हृदय से संबंधित, तो आपको ऑप्शन दे रखा है डी। हृदय से संबंधित जो गति को नियंत्रित करता है वो होता है पेसमेकर। कई बार आ जाता है कि डायलिसिस प्रक्रिया क्या है? तो वो गुर्दा फेल होने के बाद कृत्रिम गुर्दे के द्वारा जो माध्यम की वृद्धि होती है वो होती है डायलिसिस। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्या है? वर्तमान लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी कि वर्तमान जब ये पेपर लगा था उस समय के बात करें तो उस समय थी 545। कब? ये तो है 2020 का आंकड़ा, 2020 का। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 543 सीटें है। कितनी? 543 सीटें। तो आपका जब पेपर हो तो एक बार आप मतलब सर्च करके चले जाना, एक बार चेक करके चले जाना कि वर्तमान में कितनी है। मैं आज के समय बता रहा हूं तो आज के समय 543 सीटें है और लोकसभा में कुल सीटों की संख्या होती है 552 संख्या होती है। यह भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या? बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का आविष्कार पूछ रहा है। तो आप देखो विद्युत से संबंधित कौन सा ऑप्शन है? तो आप देखोगे कि आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा है? कि सर्वप्रथम बताया था कि आवेश 2 प्रकार के आवेशों के कारण ही तो क्या होती है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन एक आवेश होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन ऑप्शनों में से देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन कर सकते हैं। अगर आपके पास माइकल फेराडे ऑप्शन में दे दे, क्या? माइकल फेराडे, तो वो भी आप कर सकते हो। ये भी आपको ध्यान रखना। फेराडे है ये क्या? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक फेराडे का मान होता है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। और अगर न्यूटन की बात करें तो जो गति के नियम दिए थे 3 वो न्यूटन ने दिए थे। और
गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसकी खोज भी किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पुरी में किस हिंदू देवता के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है? यानी कि जो पुरी का मंदिर है उसमें कौन से देवता से संबंधित जो रथ की यात्रा निकाली जाती है? तो आप सबको पता है जगन्नाथ। मंदिर का नाम क्या है? जगन्नाथ पुरी का मंदिर। कहां स्थित है? पुरी। और पुरी कहां स्थित है? ओडिशा में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना। और इस ये पुरी का जो मंदिर है ना जगन्नाथ, इसे कहा जाता है श्वेत पेगोडा। श्वेत पेगोडा के नाम से जाना जाता है। किसको? पूरी जगन्नाथ पुरी मंदिर है उसे श्वेत पेगोडा के नाम से जाना जाता है। और सूर्य मंदिर कोणार्क है उसको ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध हुआ था? यानी कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो किन दो देशों के बीच हुई थी? तो आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। और उसके कारण पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए थे। एक हो गया था कौन सा? बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उस देश का निर्माण हुआ था। तो युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 की है वो लड़ाई हुई थी। अगर बात कर ले कब हुआ था स्वतंत्र, यानी कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? तो 26 मार्च हम बात कर लेते 1971 को बांग्लादेश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। किन किन के मध्य युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 की लड़ाई हुई थी। और उसके पश्चात क्या हुआ था? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप सबको पता है चीन। चीन है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम वो है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम है रूस। अगर भारत की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? यानी कि जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना किसने की थी? तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं संकलित कहां से है? तो ये आनंद मठ से संकलित है। कहां से? आनंद मठ से संकलित है। और आप सबको पता है आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की थी और वहीं से संकलित है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने भारत और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसकी रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करा है तो आप सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर प्रथम की बात करें तो आप सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के द्वारा भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। और सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे क्या थे? राष्ट्रपति थे। इन्हीं के मतलब उन्हें क्या दिया गया था? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्या है? विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? यानी कि विश्वनाथ आनंद है उनका संबंध किस खेल से है? तो आप सब जानते हैं विश्वनाथ आनंद का संबंध है वो है शतरंज से। इससे शतरंज से संबंधित है कौन? विश्वनाथ आनंद। एक शब्द आता है ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर शब्द किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो वो किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना। कुश्ती से आपको ध्यान रखना बजरंग पूनिया अब की बार आ सकता है। तो कुश्ती से ध्यान रखना बजरंग पूनिया पहलवान या कुश्ती से बात करें तो बजरंग पूनिया का संबंध किससे है? पहलवान या कुश्ती से है, पहलवानी या कुश्ती से। अगला प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर क्या है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? यानी कि अगर किसी को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए? तो आप सबको पता है संसद
जो सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र होती है। अगर 30 वर्ष की बात करें तो ये राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। अगर 35 वर्ष की बात करें तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र की बात करें तो वो होती है 35 वर्ष। और कई बार आ जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो 25 ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है वो क्या, लोकसभा का एक सदस्य ही होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या, विजय घाट कहां स्थित है? विजय घाट, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो आप सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का क्या है, हम कह सकते हैं समाधि स्थल है विजय घाट। यह है कहां? दिल्ली में स्थित है। कहां? दिल्ली में स्थित है। एक आता है राजघाट, वो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। महात्मा गांधी का समाधि स्थल पूछे तो वो राजघाट है। किसान घाट की बात करें तो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है वो किसान घाट है। ये 3-4 जो मेन मैंने बताए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सामने आ गया, क्या मेलघाट बाघ संरक्षण में स्थित है? यानी कि मेलघाट बाघ संरक्षण है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। किस में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है मेलघाट बाघ संरक्षण। अगर असम की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो किस राज्य में है? वो असम में है, जो कि एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब जल्दी से बताओ कुन्नू नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में चर्चा में रहा यह प्रश्न है और यह प्रश्न आ सकता है। कुन्नू नेशनल पार्क है वो है मध्य प्रदेश में, और कान्हा नेशनल पार्क है वो भी है मध्य प्रदेश में। कुन्नू नेशनल पार्क नामीबिया से लाए गए चित्तों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उन चित्तों को वही जगह दी गई है। कौन से? कुन्नू नेशनल पार्क में। ये आपको ध्यान रखना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में कह दो या चंद्रमा पर कह दो, क्योंकि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम भारतीय था कौन? राकेश शर्मा था। तो ये चंद्रमा पे गया था, यानी अंतरिक्ष में भी हम कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना, राकेश शर्मा है ये अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति था। ये आपको ध्यान रखना। अगर महिला की बात करें तो महिला थी कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी भारत की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सा शहर है? तो आप सबको पता है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। एक तो कौन सी है? केप टाउन। यह आपको ध्यान रखना। दक्षिण प्रिटोरिया और केप टाउन है, जो कि किसकी? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। एक प्रिटोरिया भी लिख लीजिए। प्रिटोरिया है, यह भी किसकी? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। मॉस्को है, ये रूस की राजधानी है। अगर लंदन की बात करें तो यह ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की राजधानी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जो कि साइंस के स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? यानी कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी की बात करें तो वो कौन सी होती है? वो होती है जबड़े की मांसपेशी। कौन सी? जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। अगर आपको पूछे हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो दांतों का जो इनेमल होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगर मांसपेशी की बात करें तो मनुष्य में मांसपेशी की संख्या होती है 639। कितनी? 639 हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। अगर बात करें हड्डियों की तो हड्डियों की वयस्क मनुष्य में होती है 206। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, ओजोन का सूत्र क्या होता है? यानी कि जो ओजोन होता है कौन सा? जो कि पराबैंगनी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारे शरीर की क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। वो होती है ओजोन परत।
तो उसका जो सूत्र होता है, ओजोन होती है वो त्रिपरमाणु अणु होती है और इसका सूत्र होता है O3। ये आपको ध्यान रखना। O2 होता है ये ऑक्सीजन का क्या होता है, सूत्र होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, क्या सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का परिवर्ण शब्द है? यानी कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, आप सबको पता है श्वेत प्रकाश होता है, वो बना होता है 7 रंगों से। तो जो सूर्य से प्रकाश आता है वो 7 रंगों में विभाजित होता है। तो उसका जो शब्द क्रम होता है, यानी कि क्रम बताना है आपको, तो आप सबको पता है इसका क्रम होता है विबग्योर। विबग्योर यानी वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, या हिंदी में कहे तो बेनी आहे पिनाला। बेनी आहे पिनाला यानी कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये होता है किसका, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उनका क्रम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है वायु में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा किस गैस की पाई जाती है? तो आप सबको पता है नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। और कितनी होती है? ये होती है 78%। कितनी? 78% पाई जाती है वायुमंडल में नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये पाई जाती है 0.03%। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है रतौंधी किसकी कमी से होती है? रतौंधी बीमारी है जो कि हमारी आंखों से संबंधित है। कौन सी? आंखों से संबंधित एक बीमारी होती है रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। आप सबको पता आंखों से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो विटामिन ए यानी कि आपका ऑप्शन है वो बी राइट हो जाएगा। और विटामिन ए है वो गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। किसमें? गाजर में विटामिन ए की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। बी से होता है वो होता है बेरी बेरी रोग। बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ये आपको ध्यान रखना। और विटामिन डी है ये सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, क्या है चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि जो चूहे का जहर होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप सबको पता है जिंक फास्फाइड होता है। चूहे का जो जहर होता है, चूहे मारने का जहर, उसका रासायनिक नाम होता है जिंक फास्फाइड। और एक होती है लाल दवा। कौन सी? लाल दवा का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लाल दवा होती है KMnO4। KMnO4 है ये लाल दवा का सूत्र होता है। पोटेशियम पर मैंगनेट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है प्रोटीन का निम्न में से सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? देखो प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो दाल है, अंकुरित दाल होती है, वो भी प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत होती है। यानी कि सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें मांसाहारियों के लिए तो मछली, अंडा और जो मांस होता है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो आप देखो या तो आपको दाल वाला देगा या आपको अंडा या मछली, इनमें से एक देगा। तो आप देख लो ऑप्शन में क्या दे रखे है। तो ऑप्शन में आपको मछली दिखाई दे रही है, तो मछली है डी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें संतरे तो संतरा होता है ये विटामिन सी का क्या होता है, एक हम कह सकते हैं विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? संतरे में सर्वाधिक पाई जाती है। ये भी आप जो खट्टे फल होते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा विटामिन सी की पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, क्या है निम्नलिखित में से कौन से तरल पदार्थ का घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है? तो आप सबको पता है इनमें से हम बात करें तो पारा है, यानी कि जो मरकरी है इसका घनत्व होता है सर्वाधिक और पानी से 13 गुना होता है। कितना? पानी से 13 गुना होता है। और इसका अपेक्षित घनत्व होता है, पारे का अपेक्षित घनत्व है। अपेक्षित घनत्व की बात करें तो वो होता है 13.6। 13.6 होता है किसका? पारे का अपेक्षित घनत्व है। अगर बात करें पानी की अपेक्षित घनत्व की तो लगभग होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ये आपको ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना, पानी का ये क्या होता है? घनत्व होता है। अगर बात करें पेट्रोल की तो ये लगभग 700 से 800 kg प्रति लीटर, तो हम कह सकते हैं क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो
तो इनमें से सर्वाधिक किसका है? पारे यानी कि मरकरी यानी कि Hg का होता है और पानी का होता है 1000 घनत्व है। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या 24 नंबर, दृष्टि भ्रम कौन सा है? दृष्टि भ्रम कौन सा होता है? वो होता है मरीचिका या फिर मृग तृष्णा, जो कि राजस्थान के रेगिस्तान में दिखाई देती है। और ये किसका कारण है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण। आपको पूछ लिया मृग तृष्णा किसका कारण है, तो प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसका कारण होता है क्या? मरीचिका या फिर हम उसे कहते हैं मृग तृष्णा। तो दृष्टि भ्रम कौन सा होता है? मृग तृष्णा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बात कर रहा है यहाँ क्रोमोसोम की, कि कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आप सबको पता है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। और बात करें जोड़ी में तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ये आपको ध्यान रखने की बात है। 43 संख्या कितनी होती है? 46। और जोड़ी कितनी होती है? 23 जोड़ी, क्योंकि एक जोड़ी में डबल होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 6 नंबर। दमा एक रोग है, यानी कि जो दमा रोग होता है वो किस तंत्र को प्रभावित करता है? हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप सबको पता है श्वसन तंत्र से संबंधित होता है दमा रोग, जो कि श्वसन तंत्र यानी कि हम कह सकते हैं श्वास नली वगैरह, उनको क्या करता है? प्रभावित करता है। तो आप कह सकते हो दमा श्वसन तंत्र का एक क्या है? रोग है। किसका? श्वसन तंत्र का एक रोग होता है दमा। पीलिया से यकृत होता है, वो होता है प्रभावित। पीलिया रोग होता है उससे यकृत प्रभावित होता है। यह भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर क्या आ गया है? 27। लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं है उसका निर्माण होता है। आप सबको पता है कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं निर्माण होता है। अगर बात करें अस्थि मज्जा में, वो भी लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, या इसे हम कहते हैं बोन मेरो। इंग्लिश में बात करें तो बोन मेरो, इंग्लिश में कई बार एग्जाम में नाम आ जाता है दो बोन मेरो। और कई बार इस अस्थि मज्जा को कहा जाता है हड्डियों का सार तत्व। तो आपको ऑप्शन में वही दे सकता है, तो यहां पर वही दे रखा है, हड्डियों का सार तत्व होता है। यहां होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, इसे ही हम कहते हैं अस्थि मज्जा, या इंग्लिश में कहे तो बोन मेरो। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 28 आपके सामने आ गया है। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बनता है? किसका निर्माण होता है? तो आप सबको पता है ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ जलाया जाता है ऑक्सीजन को, तो क्या होता है? दहन उत्पन्न होता है। तो आप देखो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है तो निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन, यानी कि कार्बन प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण होगा। यह समीकरण बनेगी। यह भी आपको ध्यान रखना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर बात करें अगर जल के साथ, जल का अगर सूत्र की बात करें तो वो H2 होता है। वो किस प्रकार से निर्माण होता है जल का? तो आप सबको पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जो हम कहते हैं दहन करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। यह भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 29 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाए? कौन से तरीकों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं? चुंबक के चुंबकीय गुण खत्म कर सकते हैं। तो आप सबको पता है पीटकर, चुंबक को हथौड़े से पीटकर हम क्या कर सकते हैं? उसका चुंबकीय गुण है वो खत्म कर सकते हैं। आप सबको पता है लोहे के संपर्क में रखने से कोई चुंबकीय गुण खत्म नहीं होगा, न ही ठंडा करने से, ठंडा चुंबक को ठंडा क्या करेंगे तो उससे भी नहीं होगा, और न पानी में रखने से चुंबक का गुण है वो खत्म होगा। लेकिन हम हथौड़े से पीट कर चुंबक का जो गुण होता है वो खत्म कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न साइंस का अंतिम क्वेश्चन है। अभी जो हमारी मैथ की क्लास है वो शुरू होने वाले, मैथ के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, तो एक बार जल्दी से लाइक करके आ जाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करके आ जाइए। क्या दे रखा है? पीवी बराबर स्थिरांक क्या कहलाता है? तो पीवी बराबर क्या होता है? आप सबको पता है पीवी बराबर एनआरटी, जिसे हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो ये है किसका? आप ऑप्शन में देखो तो इससे आदर्श गैस समीकरणों से संबंधित
यानी कि तापमान वगैरह से संबंधित कौन सा नियम है, तो आप सबको पता है बोयल का नियम है। कौन सा? बोयल का नियम है, इससे संबंधित है। अगर न्यूटन के नियम की बात करें तो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। कौन से? गति के नियम दिए थे। अगर बात करें ओम के नियम के तो V बराबर IR होता है, ये होता है ओम का नियम। कौन सा? ओम का नियम। और स्नेल का नियम होता है साइन I बटे साइन R होता है, वो होता है स्नेल का नियम। अब जल्दी से शेयर करके आ जाइए, मैथ्स की क्लास शुरू होने वाली है, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए और सर करते हैं आपकी क्लास शुरू। तो जल्दी से आप सभी शेयर करके आ जाइए। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा मैथ का पार्ट शुरू हो चुका है, हम एक ओरिजिनल पेपर करें और रेगुलर सुबह 11 बजे हमारी मुलाकात होती है एक ओरिजिनल पेपर के साथ। जिनका भी आगामी पेपर है तो जरूर इन क्लासेस को रिपीट कीजिएगा। आपके जो भी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है और इस क्लास की पीडीएफ आपको एडुकेशनल ऐप पर मिल जाएगी, तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है 2691, क्या दिया है? 2691 और 117 का एचसीएफ बताओ। तो आपको पता है एचसीएफ निकालना मतलब अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 26 का करते हैं तो किसका भाग जा रहा है? 2 का गया 13 बार और फिर 13 का एक बार, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं किसका? 91 का, बिल्कुल। जल्दी से देखिएगा, आपको पता है पहले भाग किसका जाएगा? 7 का जाएगा। किसका जाएगा? 7 का जाएगा। और 7 की बात करें तो कितनी बार भाई? एक बार, फिर 3 बार, फिर 13 का जाएगा, बिल्कुल, ये आपका आ गया। अब 117 में भाग दो जल्दी से, तो पहले किसका जा रहा है भाई? 3 का जा रहा है। 3 3 9 और फिर बात कर लेते हैं 39 बार गया, बिल्कुल। फिर 3 का देंगे 13 बार और 13 का एक बार। अब देखो भाई कॉमन कौन है? आपको पता है जो कॉमन आएगा वही तो एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ आपका कितना आएगा? जल्दी से बता दो भाई एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका आएगा जो कॉमन कौन कौन है? बिल्कुल 13 कॉमन है सब में कॉमन कौन है? 13। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा? 13 आपका आंसर आएगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी मैच करवाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे डी की तरफ जा रहे, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? पहले बात कर लेते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। 3 प्रकार तो होते हैं, लेकिन 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनकी जिक्र कर लेते हैं। 1 नंबर की बात करें तो आपको पता होगा, मैं सारे के सारे बता देता हूं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यदि 1 नंबर की बात करूं तो न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। यानी इस त्रिभुज के सारे कोण हैं वो 90 डिग्री से छोटे होंगे तो वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। 2 नंबर की बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज। 2 नंबर की बात कर लेते हैं कौन सा भी? समकोण त्रिभुज। यानी एक कोण जो 90 डिग्री का होगा तो वो समकोण होगा, क्योंकि एक से ज्यादा 90 होगा नहीं, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। 2 90 होने पे तो आपको पता है एक सरल रेखा बन जाएगी। तो एक समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, एक मिनट थोड़ा सा नाम से ही लिख देते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा भी? अधिक कोण त्रिभुज। यानी एक कोण क्या हो? 90 से बड़ा हो। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, इसका मतलब एक कोण 90 से बड़ा हो तो वो कौन सा कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। इधर मैं बात कर लेता हूं भुजाओं के आधार पर प्रकार, यह भी नोट कर सकते हैं। भुजाओं के आधार पर जल्दी से बताओ भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाएंगे। तो भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज, 1 नंबर की बात करें तो समबाहु। कौन सा भी? समबाहु। और बात कर लेते हैं 2 नंबर की बात करें तो हम कहते हैं समद्विबाहु। कौन सा? समद्विबाहु। आगे त्रिभुज नाम लगा लेना आप आराम से। और यदि 3 नंबर की बात करूं तो मैं कौन सा कहता हूं? विषमबाहु। सारे अलग अलग भुजा हो तो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो ये सारे विद्यार्थी नोट कर लो, जब सारी भुजाएं समान हो तो समबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु हो जाएगा, और सारी अलग अलग हो तो सम क्या हो जाएगा? यानी सॉरी विषमबाहु हो जाएगा। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। भुजाओं के आधार पर कही तभी भी 3 प्रकार का करना है, और कोणों के आधार पर कही तभी 3 प्रकार का। और कैसे कह दी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऐसा लिख दे तो आपको पता है संख्या फिक्स नहीं होती, फिर भी हमें 3 करना पड़ता है। या तो भुजा के आधार पर पूछ रहा है या कोण के आधार पर पूछ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि ए, बी और सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं। चलिए भी ये लिखा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने रुपए कमा रहे? एक दिन में 150 रुपए कमा रहे। बिल्कुल लिख दिया।
आगे बात कर लेते हैं ए और सी मिलकर, जबकि ए और सी मिलकर बात करें तो वो कितने कमा रहे, ए और सी की जिक्र करें तो वो कमा रहे 94 रुपए, कितने भाई 94 रुपए कमा रहे। अब बात कर लेते आगे बात कर लेते बी और सी मिलकर, क्या दे रखा है, बी और सी मिलकर, चलिए ये लिख देते बी प्लस सी कितनी रुपए कमा रहा है, ये कमा रहा है आपका देखिएगा 76 रुपए, कितने रुपए कमा रहा है 76 रुपए। अब आपको पता है यदि मैं बात करूं तो ये समीकरण आपके पास आ गई 3, और इस तरह की समीकरण जब भी बनती है आपको पता है चुनाव वाले क्वेश्चन में भी कई बार इस तरह का आता है कि इतने तीनों मिलकर इतने वोट प्राप्त करते हैं, तो आपको पता है आपको किसकी ज्ञात करनी है, सी की प्रतिदिन की कमाई बताओ, यानी सी की ज्ञात करना। सी किस किस में है, बिल्कुल सी वैसे तो तीनों में, लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और ये घटाएंगे, ये घटाएंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे नीचे वाले को और ये ऊपर वाला घटाएंगे, तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो 2 सी आएगा, एक सी कट गया और ए और बी आएगा वो भी आपको पता है कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण करेंगे, बिल्कुल जल्दी से नोट करो। समीकरण की बात करें तो आप करोगे 2 + 3 और माइनस क्या करोगे 1 करोगे, तो आपको पता है क्या आने वाला है, आपका सी आने वाला है। तो जल्दी से बताओ सी कितना आएगा, हम कहेंगे 94 प्लस कितना भाई 94 प्लस 76 और माइनस कितना करेंगे 150 करेंगे। जल्दी से कर दो कितना आएगा, ये शून्य हासिल लगी 1 यानी 170 माइनस कितना 150 और 170 माइनस 150 यानी 20 रुपए आएगा। कितना रुपए आएगा भी 20 रुपए आएगा। तो जल्दी से देख लो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अब जल्दी से आप निकाल सकते भी, आपके पास किसका आ गया, यदि मैं बात करूं तो सी का आ गया, किसका आ गया सी का आ गया। तो सी वाला रख के इस दोनों में रखोगे तो ए और बी का आ जाएगा, या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, तो ए और बी दोनों का भी आप ज्ञात कर सकते, 20 घटा देना और इसमें से भी 20 घटा देना, तो आपको पता है किसका आ जाएगा, आप आराम से निकालोगे, ए और बी का भी निकाल सकते। तो आज आपका होमवर्क रहेगा कमेंट करके बताना है कि भाई किसका बात कर लेते, ए व बी का कितना आएगा, ए व बी का आपको क्या करना है होमवर्क दे देता हूं। तो सभी विद्यार्थियों को SW के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, सभी को कमेंट करके बताना है, देखते कौन कौन बच्चे सही कमेंट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 34 नंबर, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 व 20 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग भी हो, यदि भाग देने पर पूर्ण वर्ग भी हो। पहले बात कर लेते हैं एलसीएम होता है, एलसीएम में जोड़ा बनना चाहिए, यदि नहीं बन रहा है तो हम बना लेंगे बिल्कुल। पहले बात कर लेते हैं 12 का, फिर बात कर लेते हैं 15 का और किसका 20 का। जल्दी से भाई भाग जाना चाहिए, यदि मैं बात करूं भाग जाना चाहिए तो जल्दी से देखिएगा, पहले 2 का देंगे बिल्कुल 6, 15, फिर बात कर लेते 10, फिर बात कर लेते 2 का देंगे वापिस 3, 15 और 5। अब 3 का देंगे बिल्कुल 3 का एक बार, फिर बात कर लेते 5 बार और 5, फिर बात कर लेते आपको पता है कितना 1, 1 और 1। अब जल्दी से देखो भाई, आपको पता है यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, जल्दी से करने की कोशिश करो, यानी भाग देने पर पूर्ण वर्ग भी हो। भाग देने पे आप पहले बात कर लेते हैं, इनकी बात करें तो एलसीएम तो आप निकाल ही दोगे। एलसीएम तो आपका कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यह आपका एलसीएम आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन क्या होगा आपको पता है, ये तो भाग देने वाली संख्या होगी, लेकिन पूर्ण वर्ग भी तो होना चाहिए। तो भी जोड़ा किन किन का नहीं बन रहा है, जल्दी से देखो, आपको पता है 2 तो 2 बार आ रखा है, 2 तो 2 बार आ रखा है, बिल्कुल जोड़ा बन रहा है। अब बात कर लेते 3 का नहीं बन रहा, 3 को हम गुणा कर देते बिल्कुल, क्योंकि हमें तो जोड़ा बनाना होना चाहिए तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। तो 3 का जोड़ा नहीं था, एक 3 को मैंने गुणा और कर दिया। 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 को गुणा और कर देते, यह आपका जवाब आ जाएगा। जल्दी से देखिएगा क्या कुछ आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पूर्ण वर्ग का है। डायरेक्ट कहता तब तो हम कितना कर देते, ये आपको पता है 4, 4 3 12 और 12 5 कितना हो गया 60 हो गया, बिल्कुल 60 हम डायरेक्ट कर देते। लेकिन ये तो आपको पता है एलसीएम आया, ये क्या आया एलसीएम आया, लेकिन क्या होता है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको पता है जो जोड़े नहीं बन रहे उनके जोड़े बना दो, तो ये आपका आएगा 4 गुणा बिल्कुल 4 गुणा 9 गुणा, फिर बात कर लेते 25, क्या बिल्कुल 25, तो 25 को 100 यानी आपका जवाब कितना आएगा 900 आएगा, 900 आएगा ना बिल्कुल। जल्दी से देख लो भाई बच्चे, आपके जवाब कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो एकदम आराम से कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग की बात करें ना तो आप एलसीएम निकालो, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, इनका तो जोड़ा बन रहा है अभी, इनका नहीं बन रहा है, इसके साथ एक 3 लेके आओ, इसके साथ 5 लेके आओ, तो हम कह सकते 3 गुणा 5 से गुणा करना पड़ेगा, यदि इसको 15 से गुणा करना पड़ेगा, और 60 गुणा 15 करते 15 सकड़ी 90 यानी 900 आपका जवाब आएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, बहुत ही शानदार। एक आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और हम बात कर लेते हैं ऊंचाई दे रखी है आपको, तो इसका आयतन बताना है। और आयतन आपको पता है, पहले बात कर लेते हैं लंबाई की बात करें तो लंबाई आपको कितनी दे रखी है, जल्दी से बताओ 90 सेंटीमीटर दे रखी है। चौड़ाई की बात करें यानी बी की बात करें तो कितनी दी 50 सेंटीमीटर दी, और ऊंचाई की बात करें तो कितनी दी 40 सेंटीमीटर दी। अब आपको पता है आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। और आयतन आपको पता है क्या होता है, आयतन की बात करें तो एल बी एच होता है। जल्दी से कर दो,
एल बी एच होता है। पहले हम सेंटीमीटर में निकाल के देखते, क्या पता सेंटीमीटर में जवाब तो नहीं दे रखा है, तो सेंटीमीटर में रखते, तो 90 गुणा 50 गुणा 40, बिल्कुल ये जल्दी से गुणा कर दो तो आपको पता है 90 गुणा, या आप गुणा करके जल्दी से देखिएगा 9 पंजो कितना हो गया 45, और 45 गुणा बात कर लेते 4 तो कितना होगा 180, और 180 और शून्य कितना लगेगा 3 शून्य और लगेगा, तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आपका जवाब ये आएगा। क्या ये दे रखा है जल्दी से देखो भाई, ये दे रखा है क्या, देखो 9 पंजो कितना हो गया 45, और 45 को 4 से गुणा करते कितना आता है 180 और 3 शून्य लगे। यदि ये नहीं दे रखा है इसका मतलब ये जवाब हमें किस में निकालना है भाई, ये जवाब हमें किस में निकालना है, आपको निकालना है मीटर में। देखो भाई मीटर क्यूब में निकालना है, तो आप क्या कर लेते हो इसको मीटर में लिखो भाई, ये कितना लिखा जाएगा मीटर में, इसको लिखा जाएगा 0.9 मीटर, कितना लिखा जाएगा 0.9 मीटर रखा जाएगा, और इसका मान मीटर में कितना होगा 0.5 मीटर होगा, कितना होगा 0.5 मीटर होगा। दिखाई दे रहा है, एक बार सभी विद्यार्थी चेक कीजिएगा बिल्कुल। और इसके वैल्यू की बात करें तो मीटर में लिखो जल्दी से, तो 0.4 मीटर, कितना 0.4 मीटर। अब मीटर में निकाल दो भाई, क्योंकि मीटर में हमने सभी भुजाओं को मीटर में चेंज कर लिया। अब जल्दी से बता दो भाई, LBH लगाना आयतन, यही तो बात है, आयतन कर दो भाई। अब की बार मीटर क्यूब में निकाल के देखते LBH, तो आपको पता क्या आएगा, जल्दी से कर दीजिएगा, तो 0.9 और 0. कितना 5 और गुणा 0.4, बिल्कुल ये आप देखिएगा। अब यदि 9 गुणा 5 गुणा 4 करते हो तो अभी बता रहा था 45 90 180, 180 और पॉइंट कितना लगेगा जल्दी से बताओ, पॉइंट कितना लगेगा, ये बहुत ही काम की चीज है। तो पॉइंट लगेगा 3 अंक, क्योंकि आपको पता है पॉइंट क्या 3 अंक है, तो 3 अंक यानी यहां लगेगा, हम कहेंगे 0.18 और क्या आएगा मीटर क्यूब आएगा। जल्दी से बताओ ये जवाब आपका सही है क्या, एक बार देखिएगा कौन कौन बच्चों का जवाब सही आया। तो आपका जवाब कितना होगा 0.18 मीटर क्यूब आपका जवाब आएगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन था, डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे। यदि मैं बात करूं तो आपको पता होगा, यदि 1 मीटर क्यूब में बात करें तो सेंटीमीटर कितना होता है, 3 बार लगेगा 100 बिल्कुल कितना होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट यहां से करना चाहो तो यहां से भी कर सकते हो। बाकी इसका देते आपको पता है कितना शून्य लगा के देते, 6 शून्य लगा के देते, तो 1 2 3 4 तो कट जाता, 0. ऐसे डायरेक्ट भी बदल सकते थे। तो ये चीज भी आप नोट कर लो, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है कितना भाई, एक के आगे कितने शून्य, 6 शून्य सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये जानकारी कई बार एग्जाम में पूछी गई, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है। पहले बात तो 3 से विभाज्य है, और अगली 2 अभाज्य संख्या, पहले बात कर लेते, एक तो 3 है और अगली 2 अभाज्य संख्या का मतलब अगली 5 है और 7 है। 3 5 और 7 से विभाज्य, इसका मतलब से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब इनका क्या लेना पड़ेगा, इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और आपको पता होगा यदि इनके एलसीएम की बात करें तो जल्दी से बता दो भाई, आपको पता है डायरेक्ट गुणा कर सकते हो एलसीएम, क्योंकि आपको पता है ये सहअभाज्य संख्या है, आपको पता है कोई भी कॉमन तो है नहीं, इसका मतलब सीधा गुणा कर सकते हैं। 15 साथी कितना होता है 105 आता है, तो आपका जवाब कितना आएगा भाई 105 आएगा। देख लो भाई 105 की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे उनका जवाब सी, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, आपको देर का 3 और इसके आगे वाली 2 अभाज्य संख्या कौन होगी, 5 होगी और 7 होगी, को विभाजित, यानी इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या आपको बतानी, वो भी छोटी से छोटी का मतलब ही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आपका जवाब कितना आएगा भाई, आपका जवाब आएगा 105। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दे रखा है, जल्दी से कीजिएगा, थोड़ा सा गणना आपको करनी है। 2750, जल्दी से सभी विद्यार्थी गुणा भाग कीजिएगा। देखते भी कौन कौन विद्यार्थी, सामने बैठे हुए बच्चे भी कमेंट करके बता सकते हैं, सभी विद्यार्थियों को बताना है। अब आपको पता है बट्टे में क्या लगाया, 100 लगाया, बिल्कुल। आगे बात कर लेते, कितना 2990 का मतलब गुणा 38/100। जल्दी से काट पीट करके हम हल करेंगे। ये शून्य से शून्य कट गया और ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब आपको क्या करना है, 275 गुणा 43 करो, जल्दी से करो भी कितना आता है, और बट्टे में 10 है बिल्कुल। और फिर बात कर लेते हैं -299 गुणा 38 करो, तो ये कितना आता है, जल्दी से एक बार बताइएगा। यदि इनको गुणा करोगे 275 गुणा 43 कितना आएगा, सभी बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं। गुणा आप आराम से कर भी सकते हो, चलो बता देते हैं। 275 को 43 से आप गुणा करके देखना कितना आएगा, क्या आप गुणा करके देख लेना बच्चों, इतना काम तो कर ही लोगे। पिछली वाली क्लास में हमने गुणा करके भी बताया था, तरीका तो आपको पता है, गुणा कर लेना। और यदि मैं बात करूं किन को गुणा करोगे, 299 को किससे गुणा करोगे, 38 से गुणा करोगे। जल्दी से बताओ ये कितना आएगा, ये भी आप कर सकते हो, 38 से गुणा करके जल्दी से बच्चे बता सकते हैं, कमेंट करके देखते भी कौन कौन सही जवाब दे पाएगा।
ये आपको गुणा करके देख लेना है। ये गुणा तो आप कर ही लोगे। अब क्या करना है, घटाना है। बिल्कुल क्या करना है, ये 11,825 में से क्या घटाना है, जल्दी से बताओ। 11,362 घटाओ जल्दी से, और बट्टे में आपका 10 है, बट्टे में आपका क्या भी 10 है, तो जल्दी से कर लोगे, जल्दी से घटाने की ट्राई कीजिएगा। तो आपको पता है 11,825 में से इकाई 3 आएगा, 3 तो कईयों में दिखाई दे रहा है। चलिए घटाते भाई 3, और फिर बात कर लेते कितना आएगा, जल्दी से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा, 463 क्या, बिल्कुल। और बट्टे में 10 है, इसका मतलब कितना आएगा, 46 पॉइंट कितना 3। आपका जवाब कितना आएगा, 46.3 आपका जवाब आएगा। तो देख लो भाई ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। बस गुणा ही तो आपको करना था, और इस क्वेश्चन के अंदर था क्या, आपको पता है यहाँ घटाया 3 बच्चा, फिर बात कर लेते 6 बच्चा, इधर हासिल गई, तो आपको पता है कितने 7 में से 3 गया, 4 बच्चा। बिल्कुल इस तरह से आप आराम से कर सकते थे, फिर हमने पॉइंट लगा दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, ए के स्थान पर क्या आएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो यदि मैं बात करूं, आपको क्या लिखा है, 7 लिखा, और फिर कितना लिखा, देखो 33 लिखा। बिल्कुल फिर बात कर लेते, चलिए मैं देखता हूं थोड़ा भाई कैसे करोगे। बच्चों की मेन दिक्कत होती है सर इसको कैसे करेंगे। अब 7 के 33 कैसे आ सकता, कोई तरीका है क्या? देखो भाई कोई तरीका हो सकता है, 7 को गुणा करो। 7 को हम करते 4 से गुणा, क्योंकि 4 5 से गुणा करने में तो मतलब 35 2 कम कर सकते, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते। आगे बात कर लेते 5 से गुणा करके कैसे कम हो रहा है क्या, या फिर आप देखो 7 गुणा 4 करो, क्या करो भाई 7 गुणा 4 करो, कितना आया 28 आया। और 28 में क्या किया भाई, 28 में क्या किया, जल्दी से देखो 5 जोड़ा, कितना हुआ 28 और 5 कितना हो जाता है, यह आपका हो जाता है 33। ये बात तो यहां तक। अब आगे देखो भाई क्या नियम लग रहा है, 33 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। बिल्कुल 4 से गुणा करते हैं तो 12 हासिल लगी 1, फिर बात कर लेते 12 13 132 प्लस 5 137 हो। इसका मतलब यही तो नियम कहीं नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, यही तो नियम लग रहा है। जल्दी से करो, आगे करो, आगे क्या करोगे 137 गुणा क्या करो 4 करो, कितना आता है देखते हुए 28 हासिल लगी 2, और फिर बात कर लेते 12 2 कितना हो गया 14, 12 2 14 हासिल लगी 1, और आपको पता कितना 548, 548 प्लस 5 कितना 553। ये बात सही हो रही, इसका मतलब जल्दी से कर दो 553 गुणा में क्या करना है 4, और जल्दी से कर दो। यदि मैं बात करूं 12 हासिल लगी 1, फिर बात कर लेते 20 और 21 हासिल लगी 2, और आपको पता कितना हो गया बिल्कुल 2200 क्या प्लस 5 यानी 2217 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा भाई 2217 आपका जवाब आएगा। तो एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2217 आपका जवाब आएगा। आगे आप देख सकते हो भाई 2217 को यदि मैं बात करूं तो आप 4 से गुणा करना, और यदि मैं बात करूं 4 से गुणा आप करोगे तो आपको पता है 70 को 68, बिल्कुल 88 68, और इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना होगा बिल्कुल 88 73 हो रहा है। इसका मतलब सही बात है, तो आपको यही तो निकालना था। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी वाला राइट होगा। एक बार बता दो समझ में आगे। एक तरीका और भी लग सकता है, मेरे को लग रहा है 7 5 जो 35 वो भी तरीका लग सकता है। एक बार देखते हैं, ये तरीका भी मेरे हिसाब से लग जाएगा। 7 गुणा 5 कितना 35, और 35 माइनस कितना कम भाई 35, हम बात कर लेते 2 कम 33 आ रहा है। ये तरीका भी लग सकता है, एक बार ट्राई करना। आगे बात कर लेते 33 गुणा क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा, ये कितना आता है 15 हासिल लगी 1, और 16 165 कितना है भाई नहीं हो रहा है। ये नियम तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा ना, इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो कई बार क्या होता है हमें देखना चाहिए। देखो ये चीजें आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तभी हो पाएगा, क्योंकि आपको पता मेरे को पता चला तो वैसे भी आप लगा सकते, लेकिन वो नियम नहीं लग रहा है, ये नियम लग रहा है। नियम के अकॉर्डिंग हमें चलना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके दिया, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो कितने के बराबर दे दिया भाई, वो दे दिया 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर दे दिया, ये बिल्कुल दे रखा है। अब जल्दी से देखो भाई क्या आपको पता है, जब भी यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम क्या निकालते हैं, लाभ या हानि निकालना हो तो लाभ या हानि हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे करते हैं, नोट कर लो भाई, आपको पता होना चाहिए। लाभ या हानि हम ऊपर लिखेंगे और बट्टे में लिखते क्रय, यानी मूल्य तो क्रय मूल्य लिखा जाता है, लेकिन वस्तुओं का जिक्र करें तो हम क्या लिखते हैं, विक्रय वस्तु लिखते हैं। ये नोट कर लो, बहुत ही काम की चीज है, विक्रय वस्तु लिखते हैं। वस्तुओं का जिक्र करें तो विक्रय वस्तु लिखी जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। मूल्य की बात करें तो क्रय, देखो फिर कह देता हूं, लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, और वस्तुओं का जिक्र करें तो विक्रय वस्तु पर निकाली जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। 18 वस्तु खरीदी, बेची कितनी 15, यदि 3 उसने अपने पास रख ली यानी फायदा हो गया, और कितनी पे बेचने पर 15 बेचने पर गुणा 100। जल्दी से कर दो भाई, जो भी कट रहा है एकदम आराम से कर दोगे। चलिए काट देते हैं, ये 3 से 5 बार, और 100/5, 100/5 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा
20% आपका जवाब आएगा। तो जल्दी से देख लो भाई कौन कौन बच्चे 20% बता रहे, जल्दी से देखो भाई ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल डी वाला राइट होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था 3/15 करना था, इस तरह से आपको हल कर देना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्ग नहीं है। शुद्ध वर्ग का मतलब ये पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग आपको बताना नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये आपको लिखा है, भाषा पढ़िएगा भाई, पूर्ण वर्ग नहीं है लिखा है। ये आपको पता है, यदि मैं बात करूं तो ये तो 10 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, और ये आपको पता है 11 का वर्ग है, और यदि मैं नीचे वाले की बात करूं तो ये आपको पता है 9 का वर्ग है। जबकि ये बात कर लेते ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41, जो कि एक मैं कहूंगा थोड़ा सा आर्मी वाले बच्चों के लिए नया है, लेकिन फिर बता देता हूं भाई एकदम आसान कैसे किया जाता है। जब भी आपको क्षेत्रफल देते, यानी हम बात कर लेते घनाभ के 3 क्रमागत फलक का क्षेत्रफल आपको दे, ध्यान रखिएगा घनाभ के फलकों का क्षेत्रफल आपको जब भी दे तो आपको क्या करना है। यदि मैं बात करूं 3 यानी 6 फलक होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 6 आयताकार फलक होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं। और आपको पता है यदि मैं बात करूं तो दो बराबर होते हैं, तो यहां आपको पता है 3 फलकों का देगा, क्योंकि आमने सामने के फलक बराबर होंगे, ऊपर नीचे के होंगे बिल्कुल आमने सामने के बराबर होंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना हो, आयतन आपको निकालना हो। तो आयतन आपको जब भी फलकों का क्षेत्रफल देके आयतन पूछे ना, आयतन आपको पूछे तो मैं कहूंगा क्षेत्रफल, एरिया कह दूंगा, A1 का रूट गुणा A2 का रूट, ये सूत्र आप नोट कर सकते हैं, गुणा A3 का रूट। ये A1 A2 और A3 क्या है, पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरे का तीसरे का क्षेत्रफल है पृष्ठ का, ये ध्यान रखिएगा फलक का। चलिए जल्दी से करते हैं, तो ये कितना दिया आपको पता है 9 का रूट, फिर बात कर लेते कितना का 25 का रूट, फिर बात कर लेते किसका रूट भाई 36 का रूट। तो जल्दी से कर दो, ये आपका जवाब आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 6, तो ये आपका कितना आएगा। यदि मैं बात करूं तो ये 15 छकड़ी कितना होता है 90 होता है, तो आपका 90 और किस में आएगा देखिएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, आयतन आपको पूछा है तो 90 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो 90 सेंटीमीटर क्यूब आपका जवाब आएगा। एक बार बताओ ये चीजें समझ में आ गई क्या, ये एक नई चीज हमने आपको सिखाई है, कई बार इस तरह का एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन आपको दे सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यदि 7 आदमी एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो आपको पता है 7 आदमी कितने दिन में करे, 16 दिन में करे, तो 7 गुणा 16, और आगे बराबर में आपको क्या निकालना है, तो 4 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो डी लिख लेते हैं। 4 से काट दो भाई, किससे काट दो, 4 से काट दो जल्दी से, 4 से कितनी बार कटा 4 बार, तो आपको पता है डी बराबर क्या आएगा 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 का मतलब डी बराबर कितना आ जाएगा 28 दिन आपका जवाब आ जाएगा। कितना दिन आएगा भी 28 दिन आपका जवाब आएगा। तो जल्दी से देख लो 28 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते हैं। जल्दी से बताओ सबके समझ में आ गया क्या, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, बहुत ही आसान है, बस सही बटे का जोड़ था 1/7, क्या देर का भी 1/7 और -3/4, -3/4, और फिर बात कर लेते हैं प्लस 5/7, प्लस क्या भाई 5/7। पहले हम क्या ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम, आपको पता है कितना आएगा भी 28 आएगा, कितना आएगा 28 आएगा। 28 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये 4 माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, 4 का भाग 7 बार 21 बिल्कुल, और फिर बात कर लेते हैं प्लस ये कितनी बार 15, और यदि मैं बात करूं जल्दी से देखिएगा भाई कितना, यदि 4 और 20 बिल्कुल ये 20 आएगा, यहाँ कितना आएगा 20 आएगा, और 20 और 4 कितना हो गया 24, कितना भाई 24 माइनस 21, बट्टे में कितना लिखना है 28 लिखना है। तो जल्दी से देख लो भाई 3/28 आपका जवाब कितना आएगा 3/28 आपका जवाब आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। जल्दी से नोट कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था, बस आसान था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका गुणनखंड आपको करना था x² प्लस 8x, ये मैंने कई बार आपको करवाया भी है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। तो आपको पता है गुणनखंड का मतलब गुणा करे तो 15 और जोड़ करे, यहां देखो आपको पता है 15 गुणा 1 यानी गुणा करे तो 15 और जोड़ करे तो 8, तो कौन कौन होता है 5 और 3 होता है, 5 और 3 गुणा करते 15 आता है बिल्कुल। x² को तोड़ देते 5x प्लस 3x के रूप में तोड़ते हैं, प्लस 15 बराबर 0। जल्दी से कर दो, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आया, बचा क्या x प्लस 5, और फिर बात कर लेते यहाँ 3 कॉमन लेते x प्लस 5, तो आप जल्दी से कर दो भाई, एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा। x प्लस 5 कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 3, तो आपका जवाब आएगा x प्लस 5 और x प्लस 3, क्या आएगा x प्लस 5 और x प्लस 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा।
और यदि ये तो आ गया आपका गुणनखंड, ये क्या आया, ये गुणनखंड का उत्तर आ गया। और जल्दी से बताओ यदि इसका कहता हल बताओ, हल कहता तो हल कितना आता, जल्दी से बताओ। तो हल का मतलब एक्स का मान, एक्स का मान आता -5 और कितना आता -3 आता। कई बार हो सकता है एक्स का मान पूछ लिया जाए, लेकिन यहाँ तो आपको हल नहीं पूछा था बल्कि गुणनखंड पूछा था, तो हम इतना ही करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है 45 नंबर। 5a² + 8ab और बात कर लेते 3a - 3a² कोमा लगा रखा है 14a² - 11ab के योग में a² का गुणांक बताओ। यानी इन सब का क्या किया जाए, योग किया जाए। इन सब का क्या किया जाए, -5a² बिल्कुल + 8ab बिल्कुल 8ab -3a² बिल्कुल + 14a² और माइनस कितना 11ab। इनमें क्या बताना, इनका योग करने पर पहले बात कर लेते हैं a² कहां कहां है। जल्दी से देखो भाई, a² यहां रहा, a² यहां रहा और a² यहां रहा। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं -5 और -3 कितना हो गया, -8 और -8 आपको पता है यदि मैं करूंगा 14 में से 8 घटाएंगे कितना 6a², कितना भाई 6a², ये आपको पता है जोड़ घटाव कर दिया। अब आपको पता है ये देखो 8ab और हम बात कर लेते -11ab। तो ये आपको पता है 11 में से 8 गया, पहले बात माइनस का आएगा, कितना आएगा भी जल्दी से देख लो 3ab। तो यदि मैं बात करूं यह आपका इनका योग कर दिया। कई बार हो सकता है आपको योग पूछ लिया जाए, लेकिन यहां कहा था a² का गुणांक। तो a² का गुणांक कितना आया भाई, आप कहोगे 6 आया, कितना है 6 आया। और जल्दी से बता दो ab का गुणांक कितना है, ab का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे -3 है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो a² का गुणांक आपको पूछा था कितना आएगा, 6 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। बस कुछ भी नहीं करना था आपको, a² वाले पदों को जोड़ना था। 5a² - 3a² यानी -8a² और आपको पता है 14 में से 8 घटेगा, 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा। तो a² कितना है, 6a² है। इसका मतलब a² का गुणांक कितना है, 6। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, आपको पता है ईंट से भवन का निर्माण होता है, तो पत्थर का निर्माण किससे होता है। तो आपको पता है पत्थर के अंदर क्या आते हैं, अक्षर आते, पत्थर के अंदर क्या आते, अक्षर आते। यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल अंग्रेजी में दे रखा था अल्फाबेट। क्या दे रखा था, अल्फाबेट दे रखा था। तो ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, अल्फाबेट। क्या भाई, अल्फाबेट कह सकते। तो आप ध्यान रखिएगा, लेटर लेटर होता है वो किससे बनता है, अल्फाबेट से बनता है। ये ऐसे दे रखा था पत्थर, यहाँ लेटर दे रखा था। लेटर का मतलब ऐसे हम आपको पता है, तो आराम से कर सकते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, विषम शब्द का चयन करें। थाली, कटोरा, चम्मच। ये तो आपको पता है हमारे जो दैनिक जीवन में खाने पीने के लिए काम आएगा। यानी खाना, खाने एवं हम कह सकते पीने, पीने की चीजें, खाने और पीने की चीजें जिसके अंदर रखा जाता है वो आपको पता है। यानी बर्तन है, ये क्या है, कुल मिला के हम कह सकते हैं बर्तन है। क्या भी बर्तन है। यदि मैं बात करूं नीचे आपको दे रखा है गुलदस्ता, तो ये आपको पता है फूलों से संबंधित है, तो ये अलग हो गया सबसे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर पाएंगे। देखिएगा भाई, देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाएंगे। इनका आप अंतर लेके देखो, 2346 में से कितना घटाते हैं, 2346 में से कितना घटाते हैं, 1236 घटाते हैं। जल्दी से घटाओ भी, कितना आता है, 0 1 110 बचा बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं 3456 में से कितना घटाते हैं, ये घटा देते हैं 2346, 0 1 1 बिल्कुल 110 आया। फिर बात कर लेते, हम बात कर लेते 4566 में से कितना घटा देते, ये घटा देते 3456। तो आपको पता है 0 1 1 बिल्कुल अंतर समान है। अब देखो भाई 88 86 में से कितना घटाएंगे, 45 66 घटाएंगे। जल्दी से घटा दो, ये कितना 0 2, ये देखो गलत आ रहा है। इसका मतलब आपको पता है क्या होगा भी, ये वाला पद गलत दे रखा है, ये वाला पद आपको पता है गलत दे रखा है। 58 क्या भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको अंतर लेके देखना था। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों है भाई, आपने भी देखा होगा, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये आर्मी के पेपर सबूत देते हैं कि ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में बार बार पूछा जाता है। मैंने आपको कम से कम 11-12 पेपर करवा दिए और लगभग 2-3 पेपर में ये क्वेश्चन आपको कॉमन मिला होगा, क्योंकि आर्मी में कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जल्दी से देखो, यह लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते का मतलब उसका बेटा हो गया, कि उसका अरुण का बेटा हो गया। देखो लड़की मेरी माँ के पोते, माँ का पोता कौन होगा, अरुण का खुद का लड़का हो गया, की पत्नी
अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, तो अरुण उसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा, क्योंकि वो उसकी बेटे की बहू है, इसका मतलब अरुण उसकी क्या लगेगा, ससुर लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी आर्मी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन मैं कहता हूं। क्यों कहता हूं, आपने खुद देखा होगा पीछे वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, कई सारे पेपर में आपको ये क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलेगा। जल्दी से बता दो भाई, क्या आपको डायरेक्ट उठाना है, डायरेक्ट उठाना है, जल्दी से देख लो भाई। देखो भाई, यहाँ यदि आप बात करोगे तो ए का मतलब वहां कितना एक है, ए का मतलब यहाँ भी एक है, तो इसका मतलब डायरेक्ट उठाना है। पीई, जल्दी से देखो, PEARL, जल्दी से पी का मतलब क्या है, पी का मतलब ये रहा, पी का मतलब कितना है, 2 है, पी का मतलब कितना है, 2 है। फिर बात कर लेते हैं ई का मतलब कितना है, ई ये रहा अंतिम वाला, तो ये रहा अंतिम वाला। ए का मतलब क्या है, ए ये रहा, ए ये रहा। आर का मतलब क्या है, जल्दी से बता दो भाई, आर का मतलब ये रहा 3 नंबर वाला, ये रहा 5। और एल का मतलब क्या है, एल देखो भाई, एल ये रहा। तो जल्दी से देख लो भाई, 24,153 आपका जवाब आएगा, 24,153 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। इस क्लास में हमने एक ओरिजिनल पेपर किया है जो कि ट्रेडमैन का पेपर था। आपको पता है आर्मी जीडी और ट्रेडमैन का लेवल एकदम सेम रहता है, सेम पैटर्न के अनुसार पेपर आता है, बस पेपर अलग अलग आते हैं, यही है प्रत्येक यारों में। अब कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर यारों का पेपर क्या सेम आता है, कई यारों का डेट समान होती है, तो पेपर आपको पता है कई यारों का समान होता है, कईयों का अलग होता है। जैसे 16 अक्टूबर को एग्जाम है, तो मान लो जैसे हम बात कर लेते कई सारे सेंटर का पेपर होने वाला है, तो आपको पता है 10-12 आर्मी पेपर बनाएंगे, तो कईयों में कॉमन पेपर होगा, कईयों में जीके सेम होगा, इस तरह से होता है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको एडुकेशन ऐप पर मिलेगी, तो आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और कोई बच्चा पूरा कोर्स इनरोल करना चाहता है, टेस्ट सीरीज वगैरह लेना चाहता है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की क्लास, अपना कॉमेंट फीडबैक देके जरूर बताइएगा, ताकि हम भी जान पाए आपको ये क्लासेस फायदे कितना कर रही है और आपको कितना इससे बेनिफिट मिल रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन को मैं ही समाप्त करता हूं, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब हमारी मुलाकात होगी रात्रि 8:30 बजे आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।